तो वो एक्सेप्टेंस जब तक नहीं आता है तब तक तो चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, और वो एक्सेप्टेंस आए कैसे कैसे हम बात करें। लेकिन ऐसे में जो है बहुत सारे सपोर्ट की हमको ज़रूरत होती है, और कई बार हमको पता नहीं होता कि भाई ये सपोर्ट मिलेगा कहाँ। आज मान लीजिए कि मेरा मन ठीक नहीं, तो मैं बात किससे करूँ, कहाँ जाऊँ। मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं किससे मदद मांगूँ, सरकार से मांगूँ, कैसे मांगूँ, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इस तरह की जो इश्यूज हैं डे टू डे लाइफ में जो कैंसर पेशेंट्स के आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जो एक वी कंसिडर इट टू बी द सेफ स्पेस फॉर कैंसर पेशेंट। इसके लिए इसका नाम भी जो है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है उसमें। स्पेस जब हम बोलते हैं SPCACE, मतलब ये सेफ स्पेस है कैंसर पेशेंट्स के लिए। और वाइल वी वेट फॉर उर्वशी जी, जो कि हमारी मेंटोर हैं, क्योंकि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं वो लोग भी यहाँ पर हैं। और चलिए बात का मुलाकात का सिलसिला जो है आगे बढ़ाया जाए, और हम चलिए बात करते हैं इन सारी इश्यूज को लेकर, चैलेंजेस को लेकर। सो सबसे पहले तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर संपदा देसाई को। डॉक्टर साहब जो हैं एक गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हिंदुजा हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हैं, टाटा हॉस्पिटल मुंबई में ट्रेंड हैं। एंड डॉक्टर साहब नमस्कार, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो हैप्पी टू सी यू। थैंक यू डॉक्टर संपदा, हमारे साथ आने के लिए, अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकालने के लिए हम सब लोगों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड मैं चाहता हूं कि अगर आप अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें कि मतलब क्या बैकग्राउंड है आपका। हालांकि इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है कि आप एक गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और मुंबई में टाटा मेमोरियल में ट्रेंड हैं, और सर्जरीज करती हैं कैंसर से रिलेटेड। इफ़ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग एल्स। काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दे दी आपने, ब्रीफली ब्रीफली। सो दैट्स वो फाइन है, ठीक है। ग्रेट ग्रेट। अच्छा चलिए शुरू करते हैं हमारे जो मुलाकात है, इसका सिलसिला, हमारी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। और हमें ये बताइए कि देखिए, जानते हम सब लोग हैं, और आज के हमारे जो दोनों होस्ट हैं वो तीनों रेदर मैं गेस्ट हैं, जो मैं कह सकता हूँ उर्वशी जी, आप और स्नेहा जी हैं। यू ऑल आर वुमेन। एंड जब कैंसर, एक तो वुमेन में कैंसर वैसे ही बहुत स्पेसिफिक चीज हो जाती है, लाइक क्योंकि हॉर्मोन्स हैं, हर तरह से कैंसर प्रभावित करता है, हमें हमने देखा है। लेकिन आप जब पेशेंट से मुखातिब होती हैं, तो मतलब क्या वो इश्यूज होते हैं यूजुअली, टेक्निकली जो लेकर आते हैं, और कैसे उनकी जर्नी जो है आगे बढ़ती है। मतलब यूजुअली अमेजिंग, कई कई बार हमने फिल्मों में भी देखा है, या अपने आसपास भी लोगों को देखा है, भाई डॉक्टर के पास जब पेशेंट को लेकर जाते हैं, लोग बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब इनको कैंसर है, बताइएगा मत। मतलब इतना यह ट्रॉमा है, टैबू है, ये है क्या? मतलब क्या क्या क्या, क्या आपको भी लगता है कि आपकी प्रैक्टिस में ऐसे लोग दिखते हैं, मिलते हैं? हाँ, दिखते हैं, लेकिन काफी नहीं अभी तो। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को ऐसे लगता है कि मुझे क्या हुआ है वो मुझे पता रहना चाहिए, और वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमने उनको, इट इज, ये अच्छा होगा कि लोगों ने एक्सेप्ट करना है। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो उनका आगे का जर्नी इजी हो जाता है, कि उनको पता रहता है कि मुझे ये अंडरगो करना है, ये प्रॉब्लम आएंगे। तो हो सकता है कि किसी को डायरेक्टली, जब पहला जब प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट स्टेप इज जब हम डायग्नोसिस बताते हैं। कभी कभी जस्ट डॉक्टर के पास लोग वॉक इन करते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, कोई भी उनको पता नहीं रहता है कि उनको कैंसर है। तो सडनली अगर वो न्यूज ब्रेक किया, तो पेशेंट को शॉक लगता है, पेशेंट को, रिलेटिव को, सबको शॉक लगता है। तो वो थोड़ा धीरे से, और वो भी एक टेक्निक होता है कि हाउ टू ब्रेक द बैड न्यूज। तो वो न्यूज ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट दे स्लोली, द रिलेटिव स्लोली एक्सेप्ट। पेशेंट का मेंटेलिटी समझना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी उनको फर्स्ट टाइम पर नहीं बताया जाता है, बट ओवर द टाइम उनको बताना जरूरी होता है। तो पहला चीज जो होता है वो एक्सेप्टेंस, कि मुझे कैंसर है। दूसरा चीज, स्पेशली जो फीमेल्स में रहता है, कि मोस्ट ऑफ द 50% जो कैंसर रहते हैं वो फीमेल रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड रहते हैं, और मोस्ट कॉमन रहता है ब्रेस्ट कैंसर। तो जब ब्रेस्ट कैंसर की जब बात आती है, तब मोस्ट ऑफ द टाइम उनको लॉस ऑफ ऑर्गन, यानी ब्रेस्ट लॉस होने से उनके इसके ऊपर, शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीजें उनके मन में आती है।
बाकी जो गायनेक के कैंसर्स है उसमें अगर उनका हार्मोनल लॉस हुआ, स्पेशली अर्ली एजेस पर जब कैंसर होता है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही निकाल दिए, तो रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स पर बच्चे होंगे या नहीं, उनका अर्ली मेनोपॉज आएगा कि नहीं, वो हार्मोन रिलेटेड चेंजेस होंगे कि नहीं, ये सारी चीजें उनके लिए इम्पोर्टेंट रहती है, समझना इम्पोर्टेंट रहता है, सो दैट दे क्रॉस इट वेरी इजीली। हम्म। दूसरी चीज जो रहती है कि फीमेल्स यूजुअली अभी भी हमारे सोसाइटी में घर का पूरा जिम्मेदारी, मोस्ट ऑफ द जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है। दे हम्म। आर टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर हस्बैंड्स, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। तो उनको वो फेज के लिए भी प्रिपेयर करने के लिए मैं सब कुछ कैसे मैनेज कर दूंगी, उसके लिए भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। हम्म। तो ये सारी चीजें अगर पेशेंट ने एक्सेप्ट कर दी कि मुझे कैंसर है, मुझे ये ट्रीटमेंट लगने वाला है, मैं ऐसे ये शेड्यूल करूंगी, तो ये सब कुछ आइडिया देना एक एक ही इसमें नहीं होता है, 2-3 सेशंस लगते हैं। तीसरा एक चीज रहता है फाइनेंसिस, इफ दे आर नॉट फाइनेंशियली वेल, वो भी एक उनके ऊपर इम्पैक्ट करता है। वो हमेशा थिंक होते करते हैं कि मैं डिपेंडेंट हूँ, बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। तो ये सारी चीजें हमें हैंडल करनी होती है डिफरेंट सेशन से, सो दैट द ट्रीटमेंट इज नॉट अफेक्टेड वंस इट इज स्टार्टेड। हम्म। सो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब जब उनको पता चलता है कि भाई एक विशेष टाइप की, जैसे जैसे आपने बताया कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं या ब्रेस्ट कई बार इन्वॉल्व होता है, तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इमोशनल इश्यूज काफ़ी सारे होते हैं, उसको लेकर बड़ा स्ट्रेस रहता है। इनके अलावा जैसे क्या यंग पेशेंट्स में भी वैसे ही चीज़ें आती हैं, जो कोप करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो यंग पेशेंट्स में ज़्यादा होती हैं, या रिलेटिवली मिडिल एज या ओल्डर पेशेंट्स में ज़्यादा होती हैं? मेच्योरिटी का मेरा सवाल पूछने का मकसद सिर्फ नहीं कि क्या मेच्योरिटी का उम्र के साथ कोई लेना देना है? नहीं, जैसे एक्चुअली उस एक ही प्रॉब्लम आता है यंगर पॉपुलेशन में कि पहले तो एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम लोगों को ऐसे लगता है कि कैंसर सिर्फ ओल्डर जनरेशन का डिसीज बीमारी है। हम्म। जब यंगर जनरेशन में होती है तो ऑब्वियसली सबको शॉक लगता है, एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम आता है, और मेन प्रॉब्लम्स फीमेल कैंसर में आता है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आते हैं। क्योंकि बाद में अगर अगर फीमेल अनमेरिड है तो उनको बाद में टू गेट मैरिड मैरिज के इश्यूज होते हैं, बच्चे होने के इश्यूज होते हैं, तो ये सारी चीजें उनको समझानी पड़ती है। तो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम होता है। अगर आप देखा जाए, एक बार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो यंगर पेशेंट्स अच्छी तरह से टॉलरेट करते हैं, दे कोप अप मच फास्टर देन द ओल्डर पेशेंट्स। जब फीमेल्स स्पेशली जब ओल्डर्स आते हैं, तब उनमें ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग स्पेशली हार्मोन रिलेटेड चेंजेस रहते हैं। मिनोपॉजल एज ग्रुप में अभी उनके बच्चे बड़े हुए हैं, बच्चे ऑलरेडी बाहर चले गए हैं, वो अकेले हैं, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिप्रेशन रहता है। तो जब एग्जिस्टिंग साइकोलॉजिकल चीजें ऑलरेडी है, तब उनको हैंडल करना थोड़ा सा इट बिकम्स अ चैलेंज फॉर अस एंड a challenge for the patient also. But most of the time maturity doesn't means it is difficult for the parents to accept, हम्म। but patient over the time manage कर देते हैं। हम्म। ओके। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके लिए और भी सारे सवाल हैं। और मीनवाइल आई वुड लाइक टू इनवाइट स्नेहा निकम जी, जो एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और या ऑन्को साइकोलॉजिस्ट हैं, और काफ़ी सारा काम करती हैं, हैंडल करती हैं कैंसर पेशेंट्स को। स्नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। स्नेहा जी, हमें ये बताइए कि जो जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी कि मतलब जब पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई ये सोचता नहीं है ना कि मतलब हम जिंदगी में सारी चीजें प्लान करते हैं, हमारा घर कैसा होगा, हमारा सोफा कौन सा रहेगा, हमारे बच्चों की शादी कहाँ करेंगे, कितना खर्चा करेंगे, गाड़ी कौन सी लेंगे, लेकिन कैंसर कोई प्लान नहीं करता है, तो ये एकदम एब्सोल्युटली। अचानक से आ जाता है। तो एब्सोल्युटली। ऐसे में एकदम बैलेंस जो है बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो आपके पास जब पेशेंट्स रेफर किए जाते हैं, या आपको जब पेशेंट्स अप्रोच करते हैं काउंसलिंग के लिए,
तो पहले तो हमें बताइए कि आपका रोल क्या है, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो नए हैं, शायद उनको साइकोलॉजिस्ट का रोल शायद नहीं पता हो। आपका रोल क्या है और क्या क्या चीजें जो है आप हैंडल करती हैं? एज अ काउंसलर, बेसिकली काउंसलर के पास लोग आते हैं विद देयर इमोशनल इश्यूज, या और जैसे ट्रीटमेंट की शुरुआत से पेशेंट्स का डॉक्टर से, सोशल वर्कर से, नर्सेस, इन सब से संपर्क होता है, वैसे ही साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द कंप्लीशन, या अगर इन केस पैलिएटिव किसी का होता है तो थ्रू आउट द ट्रीटमेंट पीरियड काउंसलिंग सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। सो मैंने मोस्टली एक्चुअली पीडियाट्रिक पेशेंट्स के साथ ही काम किया है, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो। सो उसमें मैंने देखा है कि जो पीडियाट्रिक भी जो बच्चे हैं उनको तो कैंसर डायग्नोसिस और उसका शॉक होना वगैरह ये सब चीज़ें नहीं मतलब होती हैं, उनको उतनी समझ नहीं होती है जो यंगर एज वाले हैं। तो अगर उनको उतना उसके बारे में एक मन में खौफ नहीं है तो फिर दे आर इजीली एक्सेप्टिंग, मतलब उनमें एक्सेप्टेंस ज्यादा होता है और वो ट्रीटमेंट को भी अच्छी तरीके से कंप्लाई करते हैं। हम्म। तो ये चीज है। और फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि जित पेशेंट के साथ फैमिली भी मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हमारे समाज में कैंसर इस चीज को काफी मतलब एक नेगेटिव कॉनोटेशन है कि मतलब बाप रे एकदम बहुत बड़ी बीमारी है, मतलब है, सच में है, ऐसे नहीं है कि नहीं है, बट अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी अच्छी ट्रीटमेंट्स आई हैं और रिकवरी के मतलब चांसेस भी काफी अच्छे हैं। सो ज्यादा पेशेंट जो इससे बाहर मतलब कंप्लीटली रिकवर होते हैं उनके परसेंटेज बढ़ रहे हैं। बट अभी तक कैसे है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम थिएटर में भी जाते हैं, वो कैंसर की एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, या जो भी अभी तक लोगों से सुना है या पेपर में देखा है, न्यू फिल्म में देखा है, तो उसका एक खौफ रहता है कैंसर रिलेटेड कि बाबा ऐसे होगा तो फिर मुझे ऐसे होगा, ये प्रॉब्लम आएगी ऐसे। तो हम लोग अगर इसको बाकी किसी बीमारी की तरह अगर थोड़ा न्यूट्रलाइज करके देखेंगे ना कि चल हाँ मतलब ये हुआ है, बट कैंसर डज नॉट कंप्लीटली मतलब मेरा जीवन इसी के साथ पूरा ये होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। This is a part of me for some period, but once I follow the treatment, once I overcome the disease, then again I am a normal human being. ऐसे नहीं है कि ये है तो मतलब अभी कुछ एकदम एक्सट्रीम गंद मतलब बुरा ही कुछ होने वाला है, तो ऐसे नहीं होता है। तो आपके पास कुछ ऐसे टूल्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं कि आपको पता चलता है कि भाई जैसे कोई पेशेंट, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है, या सारे पेशेंट जो आते हैं उनके कैंसर्स भी अलग होते हैं, टाइप अलग होते हैं, हर एक व्यक्ति की समस्याएं अलग हैं। किसी के पास भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, किसी हम्म को कोई बहुत मजबूत है, मतलब उसको लगता है कि यार चलो कोई बात नहीं मैं लड़ लूंगा। और और कभी कभी उल्टा भी हो सकता है कि पेशेंट काफी रिसेप्टिव है, एक्सेप्टेंस है, बट फैमिली काफी डरी हुई है। तो हम्म फैमिली को उस टाइम पे इस चीज का अवेयरनेस क्रिएट करना कि ये क्या डिजीज है और हम्म इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी भी होती है, और किस तरीके से आप स्ट्रांग रहने से पेशेंट को सपोर्ट मिल सकता है, ये भी उतना ही जरूरी है। जी। तो वो जर्नी क्या होती है स्नेहा जी, लाइक कुछ ऐसा कुछ डायग्नोस्टिक टूल है जहाँ पे आप मेजर करते हैं कि भाई ये सीवियरली डिप्रेस्ड है, या इनको सीवियर प्रॉब्लम है, या इनको ज़्यादा काउंसलिंग लगेगी, कुछ ऐसा रहता है? या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे करते हैं ये? मतलब पूरी जर्नी कैसी होती है जब आपके पास पेशेंट, और चलिए हम केयर गिवर्स की भी बात करते हैं, बिकॉज हम्म बहुत अहम मुद्दा है केयर गिवर्स की मेंटल हेल्थ भी। हम्म। तो फॉर एग्जांपल अभी इनिशियल मीटिंग्स में तुरंत उनके मतलब डिप्रेशन लेवल या ये सब चीजें डायग्नोसिस करना ऐसे नहीं होता है। हम्म फर्स्ट तो हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, फैमिली की, और उनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। एंड इवेंचुअली अगर दिखता है कि लाइक ये कोई ज्यादा डिस्टर्ब है इस वजह से, देन अगर रिक्वायर है तो फिर उसका डिप्रेशन स्केल से एनालिसिस हो सकता है। ओके। अकॉर्डिंगली फिर उनको किस तरीके से काउंसलिंग दिया जा सकता है या सपोर्ट दिया जा सकता है वो देखते हैं। ओके। सो हम्म काउंसलिंग करते टाइम आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? मतलब ये मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं
हम्म, आई डोंट नो अभी लाइव कितने लोग हमें देख रहे होंगे, और क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है कई हजार लोगों तक पहुंचता है, तो ओके। बहुत सारे लोगों की बड़ी सारी क्वेरी होगी, तो उनको कई बार स्पष्ट नहीं होती चीजें कि कैसे प्रोसेस क्या है। भाई कई बार ऐसा लगता है कि काउंसलिंग के लिए भाई अगर डॉक्टर ने भेज दिया या साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया तो अरे हमको दिमाग की बीमारी है, ऐसा नहीं है हाँ मतलब। हाँ, ऐसे तो नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। बेसिकली अगर कभी कभी क्या होता है, हम लोग एकदम स्टक फील करते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि काउंसलर के पास जाने के बाद क्या होता है, क्या बोलना चाहिए, कहाँ से जी, शुरुआत करनी एग्जैक्टली। चाहिए। अभी एक एग्जांपल देती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज स्टूडेंट है या कोई पीएचडी परस्यू कर रहा है। हम्म। मेरे एक पहचान में एक ऐसे बंदे थे कि जो पीएचडी के लिए अप्लाई किया था और अचानक से फिर ये डायग्नोस हुआ। तो उसका तो कंप्लीटली पूरा, मतलब जो आगे के करियर ही प्लान्स थे वो, करेक्ट। हाँ मतलब रुक गए हैं। और वो सारी चीजें उन्होंने उधर छोड़ के ही शिफ्टेड टू मुंबई टाटा हॉस्पिटल। सो मतलब एक रेगुलर रूटीन बदल जाता है, उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। तो उनको जब आते हैं ना, मतलब ऐसे कोई प्लान नहीं होता है फर्स्ट या सेकंड इनिशियल मीटिंग्स में। पेशेंट को जो बात करनी है ना, वी अलाउ देम टू स्पीक अप। हम्म। ऐसे नहीं है कि बाबा मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर देना है, ऐसे कुछ हम्म। सेट पैटर्न नहीं है। हम्म। it is an open space in counseling where people talk about random things। अगर किसी को खुद के लाइफ, मतलब मैं बचूंगा या नहीं इसके बारे में अगर खौफ हो सकता है, या किसी को हो सकता है कि अरे मेरी अभी नई 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 शादी हुई है, तो फिर मेरे पेरेंट्स भी चिंतित होंगे और मेरी वाइफ भी और ज्यादा चिंतित होगी कि अभी क्या होगा आगे, हम्म। ऐसे। तो जिसका जो मन में जो डर है वो अकॉर्डिंगली वो ओपन अप होते जाते हैं। एंड वी नीड टू गिव देम प्रैक्टिकल पिक्चर ऑफ द सिचुएशन। ऐसे मतलब फॉल्स होप भी नहीं दे सकते हैं। एट द सेम टाइम उनको कैंसर के नाम से डराना भी नहीं है। हमारा फर्स्ट एम है कि लोगों को कॉन्फिडेंस देना कि आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल, कैंसर इज नॉट समथिंग विच इज इम्पॉसिबल। हम्म। तो ये होप उनमें क्रिएट करना ज्यादा जरूरी है। और एक्सेप्टेंस की बात मैं कहूंगी कि एक्सेप्टेंस इज अ प्रोसेस। वो एक दिन में या मतलब एक मीटिंग में आ जाती है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे ये हुआ है। और जब ये पता चलता है कि ये बीमारी हुई है, तो डे टू डे बेसिस में अपना रूटीन जैसे चेंज होता है, हम जो महसूस करते हैं फिजिकली जो चेंजेस होते हैं, किसी को वॉमिटिंग की शिकायत होती है या किसी को नींद ठीक से नहीं आती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये जो हम चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं हमारे फिजिकली और सराउंडिंग में भी, उससे ही धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बिल्ड हो जाता है। वो एक सिचुएशन की बात नहीं है एक्सेप्टेंस। ओके। सो यूजुअली जो है मतलब एक जैसे एक्सेप्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो कितना समय लगता है मतलब लोगों को वो शॉक जो सदमा लगता है उस सदमे से हम्म। एक नॉर्मल लेवल पर आने पे समय कितना लगता है? इट मे बी कस्टमाइज टू एवरीबडी बट एक जनरल। या इट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट मोर और लेस आई वुड से विद इन अ मंथ तो इंसान एक्सेप्ट कर ही लेता है। हम्म। मतलब मैक्सिमम बोल रही हूँ, हम्म। हर एक को एक महीना लगता है ऐसी बात नहीं है। हफ्ता भर 15 दिन में, जैसे कि रेगुलर जो टेस्ट होते हैं, जांचें होते हैं, डॉक्टर्स के पास विजिट करना, हॉस्पिटल में उतने ओपीडी आवर्स में वेट करना, ये जो जो रूटीन में बदलाव आते हैं, तो उससे धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाता है कि आई एम नॉट अलोन, कि जो मुझे हुआ है ये बीमारी। हम्म। बहुत सारे लोग हैं और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को भी हो सकता है। इसमें ऐसे नहीं है कि जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वालों को होगा या जो ज्यादा अच्छा खाते पीते नहीं है उनको होगा, ऐसे कुछ भी नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। सो अगर हम आजू बाजू में इतने सारे पेशेंट्स अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग बीमारियों से, मतलब अलग अलग टाइप ऑफ कैंसर से जूझ रहे हैं, देखते हैं, तो अब धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस आ जाता है। मतलब हम्म। इट शुड नॉट टेक आइडियली मोर देन अ मंथ और सो। अगर ज्यादा देर तक डिनायल रहेगा, दैट ऑल्सो इज नॉट गुड। हम्म। हाँ या सो डॉक्टर संपदा, जैसे हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो एक बड़ी लाइक स्पष्ट सी तस्वीर आ रही है कि मतलब केयर गिवर्स में भी ये जो इमोशनल इश्यूज होते हैं इनके चांसेस काफ़ी होते हैं, और ऑब्वियसली बिकॉज
कैंसर एक बीमारी ऐसी है जो पूरे परिवार को ग्रसित करती है, ना कि सिर्फ एक पेशेंट को। सो आपने मतलब आपकी जो प्रैक्टिस है, मतलब आप कितना देखते हैं कि मतलब कितने प्रतिशत लोग एक परसेंटेज लाइक भाई इतने लाइक एक ट्रेंड है कि हाँ भाई केयर गिवर्स में परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इवेंचुअली देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर तो मान लीजिए कि लेट स्टेज में अगर डिसीज डिटेक्ट होता है, जो कि काफ़ी कॉमन है हमारे देश में, सो पेशेंट तो खुद बहुत सारी चीज़ें करने के कंडीशन में नहीं होता है, तो इट्स ओनली द केयर गिवर जिसपे सारा दारोमदार होता है, तो उनके मेंटल स्टेटस के बारे में आपका क्या कहना है? यूजली जब हमारे पास पेशेंट, जब कैंसर सर्जन के पास या कैंसर फिजिशियन के पास जब तक पेशेंट पहुंचा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको पता रहता है। तो यूजली जो होता है अराउंड 90% लोगों में एक्सेप्टेड रहता है, एटलीस्ट फैमिली मेंबर्स को पता रहता है और वो एक्सेप्ट करते हैं कैंसर है। अभी नॉलेज इतना बढ़ गया है, मे बी बिकॉज सोशल मीडिया से या कहीं से भी, और उन्होंने देखे हैं, उनको अभी पता चलता है मेरे नेबर को कैंसर था, इसको हम्म। कैंसर था। तो वो एक्सेप्टेंस लेवल इन द सोसाइटी अभी मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करती हूँ, हम्म। एटलीस्ट जो कॉर्पोरेट में आने वाले एटलीस्ट दैट स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन, उनमें एक्सेप्टेंस लेवल है 90%। रिलेटिव्स एक्सेप्ट कर देते हैं। और जो 10% बचते हैं, जो इनिशियल फेज आता है, डिनायल फेज, नहीं ये नहीं हो सकता, आता है, लेकिन काफी सारे ऑलमोस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट आफ्टर, थोड़े देर के बाद सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये करना है। और इट इज ओनली 3 या 4% पेशेंट हो गए कि वो डिनायल में बहुत देर तक रहता है, रिलेटिव्स भी रहते हैं, बट वो बहुत रेयर है। हम्म। स्नेहा जी, आपका क्या टेक है इस चीज पे, लाइक व्हेन इट कम्स टू द केयर गिवर्स एंड मतलब जैसे मान लीजिए कि 100 पेशेंट अगर आपके पास आते हैं या 100 फैमिलीज आती हैं आपके पास, तो उसमें केयर गिवर्स में कितने लोगों को समस्या होती है? केयर गिवर्स ऑलमोस्ट 70 to 80% बोल सकते हैं। या ओके। या ओके। या अच्छा, क्योंकि और पेशेंट भले ही यंग हो, मिडिल एज हो या किसी भी एज का हो, हम्म। फैमिली अफेक्ट होती ही है। मतलब फॉर हम्म। एग्जांपल, अगर बच्चे को भी कैंसर है तो भी पेरेंट्स अफेक्ट होंगे। हम्म। पेरेंट अगर दोनों पेरेंट में से किसी एक को है तो भी उनका फैमिली लाइफ अफेक्ट होता है। हम्म। मम्मी को है तो मतलब एक घर की माँ को अगर हुआ है तो भी पूरा घर बिखर जाता है। हम्म। पिताजी को हुआ है तो भी बिखर जाता है, हम्म। क्योंकि एक पेरेंट के साथ दूसरे केयर गिवर इन्वॉल्व होते हैं, फिर बच्चों के पास ध्यान नहीं रहता है ये तो। और अगर फॉर एग्जांपल ओल्ड कोई है घर में, दादा दादी या ऐसे कोई है, तो भी मतलब कैंसर किसी भी एज ग्रुप में हुआ है तो भी फैमिली डिसरप्ट होता ही है। जैसे तो फैमिली को इस ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करना कि ये कितना लंबा प्रोसेस है। ऐसे हम्म। नहीं कि बाबा मुझे एक 15 दिन का, एक महीने भर का कोर्स करना है और देन थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके, ऐसे नहीं है। हम्म। जितना हम उन लोगों को रियलिटी के बारे में नॉलेज देंगे, जितना अवेयर करेंगे, उतना उनको धीरे धीरे मेंटली वो प्रिपेयर होते जाएंगे। हम्म। अच्छा, आप जो ये थेरेपीज करती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं करती हैं, सिर्फ काउंसलिंग। नहीं। सो या थेरेपीज की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, मतलब हर हफ्ते काउंसलिंग करते हैं या 15 दिन में या एक महीने में? इट इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैं पीडियाट्रिक में काम कर चुकी हूँ पहले, तो उसमें अगर किसी बच्चे को नेजल ट्यूब डालना है, तो ऑब्वियसली नाक में नली डालना ये चीज तो किसी को भी डरावनी लग सकती है, और बच्चों को तो और भी ज्यादा। तो उनको उस चीज के लिए प्रिपेयर करना, तो किसी किसी को 1-2 सेशन में भी काम हो सकता है, और किसी किसी को 3-4-5 सेशंस भी लग सकते हैं कि हम्म। ये क्यों डालना है, नेजल हम्म। ट्यूब क्यों डालना है, ये चीज उनको एक्सप्लेन करना। फॉर एग्जाम्पल, उनका वेट बहुत ही ज्यादा अगर कम होगा तो वो कैसे ट्रीटमेंट सस्टेन करेंगे, कैसे मेडिसिन या जो भी कीमोथेरेपी उतना झेल पाएंगे। तो अगर वो फूड इनटेक नहीं ले सकते हैं, मुंह में छाले आए हैं, तो हम्म। इसीलिए हम नेजल ट्यूब डालते हैं। और वो इतनी आसान बात तो नहीं है, बट करना भी उतना ही जरूरी है, अदरवाइज फिर ट्रीटमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं होगी। जी। हमारे साथ उर्वशी जी भी जुड़ चुकी हैं, जो कि हमारी मेंटोर हैं, खुद एक पॉलिसी
मेकर हैं और एक एक्टिव कैंसर पेशेंट भी हैं और काफ़ी कॉम्पैशनेट और एम्पैथेटिक तरीके से बहुत सारा काम करती हैं। रोशी जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सॉरी विवेक जी, आज मुझे थोड़ा लेट हो गया। नो। पर एक मीटिंग में मैं फंस गई थी। तो आई एम श्योर आपका बहुत अच्छा डिस्कशन रहा होगा, एंड आई थिंक आज का आपका थीम था साइको सोशल इश्यूज, राइट, इन 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 ऑन्कोलॉजी। तो वो आप जैसे जानते हैं कि वो तो वैसे ही इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज मेरा खुद का भी जो लिव्ड एक्सपीरियंस रहा है, जी एंड ऑफ कोर्स यू नो वेरियस अदर कैंसर पेशेंट्स जिनसे मेरा इंटरेक्शन रहा है, जो मेरे काम के थ्रू या मेरे पर्सनल वर्क के थ्रू भी जो रहता है, दैट आई थिंक हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट psychosocial issues cannot be seen distinctly from you know the rest of the cancer treatment of somebody. It is a very integral part of the treatment, rehabilitation, and unfortunately हमारे देश में अभी भी बहुत ही underdeveloped है ये पूरा एरिया, जो साइको ऑन्कोलॉजी का एरिया है। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो स्पेशलिस्ट हैं। आप तो ऑफ कोर्स ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं, जैसे आप लाए भी हैं इस प्लेटफॉर्म पे आज, और बाकी सेशंस में भी लोग आए हैं। लेकिन इन जनरल आप हम देखें तो देश में बहुत कमी है ऐसे स्पेशलिस्ट की जो साइको ऑन्कोलॉजी में यू नो स्पेशलाइज करें। तो अधिकतर जो पेशेंट्स हैं उनको इस एस्पेक्ट तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो आई थिंक बहुत जरूरी है, ऑफ कोर्स पॉलिसी में, गवर्नमेंट में, तो हम लोग इस इशू को रेज करने की कोशिश कर ही रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो बाहर से भी एडवोकेसी है, पेशेंट एडवोकेसी है, डॉक्टर्स की भी एडवोकेसी है, ऑन्कोलॉजिस्ट की एडवोकेसी है। अगर ऑन्कोलॉजिस्ट भी इसके लिए आवाज उठाएं कि हाँ भाई, जो साइको सोशल इश्यूज हैं, जरूरी नहीं है कि हम पूरी तरह से ट्रेंड हैं उसको डील करने के लिए, उस वो एक अलग ही स्पेशलाइजेशन है। और समय भी नहीं उनके पास, इतने सारा लोड है जो। एग्जैक्टली, और समय भी नहीं होता है। आपको अपना बेयर मिनिमम ही कर पाते हैं कई बार आप, तो बाकी सारे इश्यूज तो आप डील भी नहीं कर पाते। तो आई थिंक सब लोग अगर इसको मिलके इस इशू को थोड़ा रेज करें और इसको लाइमलाइट में लाएं, तो आई एम श्योर दैट आई थिंक यू नो जस्ट लाइक पेन मैनेजमेंट है या पैलिएटिव केयर है, वो भी हमारे देश में आई थिंक जनरली काफी अंडर डेवलप्ड है, काफी मिसअंडरस्टूड है। ज्यादातर लोग पैलिएटिव केयर को सिर्फ एंड ऑफ लाइफ केयर समझते हैं, लेकिन एक्चुअली पैलिएटिव केयर, helping somebody with their symptoms, that is something that should happen throughout somebody's treatment. तो उसके लिए भी एक्चुअली आप देखेंगे तो स्पेशलिस्ट फिजिशियंस होते हैं जो सिर्फ पैलिएटिव केयर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनकी भी बहुत कमी है। So I think we need to advocate that oncology has to be a much more comprehensive approach. It cannot just be कि chemotherapy दे दी, radiation दे दिया, surgery दे दी, हो गया खत्म, you know, काम वहाँ पे। It has to be a much more comprehensive approach, and that has to include psychosocial, all the different aspects that you know cancer impacts a human being's life in so many different ways. तो जी उस हर तरीके को हमें टैकल करना चाहिए। तो आई थिंक हमारी ये शुरुआत है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, बट ऑब्वियसली यू नो वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क थ्रू ऑल पॉसिबल फोरम्स। करेक्ट। So I would request Dr. Sampada and Sneha ji both to suggest us like इस पूरे जर्नी में जहाँ पे हम साइको सोशल इम्पैक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, क्या चीजें हैं जो एक दो तीन चीजें या एक चीज वो आज हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एडवोकेसी एंड द आइडिया इज टू काइंड ऑफ ब्रिंग द चेंज जो आज नहीं है या लाने की जरूरत है। डॉक्टर संपदा। पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों वी शुड ऑन्कोलॉजिस्ट को भी अवेयर करना चाहिए कि लोगों को साइकोसोशल इश्यूज होते हैं। इट इज अ बर्डन ऑन देम। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस
स्ट्रेस रहता है। अगर आप देखो, अगर हम यूजुअली अमेरिकन गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, उसमें वो डिस्ट्रेस थर्मोमीटर दिया हुआ है। तो दैट डिस्ट्रेस कैन बी एनीथिंग, कि फाइनेंशियल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, सोशल बर्डन हो सकता है, कुछ भी बर्डन हो सकता है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट में ये अवेयरनेस रहना चाहिए कि वी शुड बी लुकिंग, वी आर ट्रीटिंग पेशेंट एज अ होल। सिर्फ हम बीमारी नहीं ट्रीट कर रहे हैं। जब पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट अगर ठीक से करना है, तो हमें उनकी फैमिली को इन्वॉल्व करना, दे शुड वॉक अलोंग विथ अस। तो उनमें जागरूकता तैयार करना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, जैसे अभी डिस्कस किया ही गया कि हमारे पास ये जो साइको ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो इनकी कमी है, नहीं मिलते हैं। इवन इफ यू वांट, इवन वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हमने डिटेक्ट किया, तो भेजे तो किसके पास? तो वी शुड बी हैविंग एडिक्वेट नंबर ऑफ पीपल हु आर ट्रेन्ड इन काउंसलिंग दिस पेशेंट्स। और आई थिंक वो ये रूटीन प्रैक्टिस होना चाहिए कि एक बार हमने डायग्नोस किया, एक बार डायग्नोसिस आ गया, तब एक बार उनको काउंसलिंग के लिए भेजना चाहिए, ताकि सी एवरीथिंग कैन नॉट बी हैंडल बाय द ऑन्कोलॉजिस्ट देमसेल्फ। इतना बड़ा फील्ड रहता है कि यू नीड स्पेसिफिक, इट हैज टू बी डन इन पार्ट्स। तो वो उनकी स्पेशलिटी है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट दे स्पीक टू देम द वे मैं उनसे बात करूंगी, और वे द काउंसिलर विल स्पीक इज गोइंग टू बी और टोटली डिफरेंट। बहुत सारी चीजें बाहर आएगी अगर उनको उसी टाइम पर हम सॉल्व कर सके। देर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू, एंड उसी टाइम पर जब अगर सॉल्व हो गया, तो ट्रीटमेंट का जो कॉम्प्लायंस है, जो पेशेंट पूरा ट्रीटमेंट खत्म करेंगे, वो चांसेस बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, उर्वशी जी इज ऑल्सो हियर, हु इज अ पॉलिसी मेकर, एंड बहुत सारे पेशेंट्स भी जुड़े हैं हमारे साथ, कई सारे केयर गिवर्स भी होंगे। एक आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस दैट लाइक कई बार कैसा होता है कि व्हेन इट कम्स टू, अच्छा ये जो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं बोलूंगा, अनअवेयरनेस या अनरिसेप्टिवनेस जो है, ये दोनों साइड पे है। भाई कई बार फ्रेटर्निटी को लगता है, ट्रीटिंग डॉक्टर्स को लगता है कि यार ठीक है, मतलब अभी आज की डेट में पेशेंट की हालत ऐसी है, द फोकस शुड बी ऑन, अभी उसको इलाज मिले, अभी वो ठीक फील करे, ओके, फिजिकली सिम्टम वाइज। दूसरे साइड में पेशेंट्स को लगता है कि लाइक मैं एक्स वाई जी अमाउंट जो है, मैं आई विल पे द कंसल्टेशन फॉर दी डॉक्टर, नॉट दी साइकोलॉजिस्ट। वो कई बार ऐसा देखा गया है, तो मतलब इसका क्या किया जा सकता है? बिकॉज मुझे लगता है कि जो नीड है वो कई बार है, बट वो स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है, लोग प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं। आपकी क्या राय है? हाँ, लोगों में भी, जी, ऑन्कोलॉजिस्ट में अवेयरनेस होना एक बात है, और लोगों में भी अवेयरनेस होना, ये हर चीज एक दिन में ओवर एक दिन नहीं हो जाएगी। जब मैं 10 पेशेंट भेजूंगी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए, हार्डली एक दो जाएंगे। उनमें से एक को लगेगा कि अननेसेसरी हम क्यों चार्जेस देते हैं, लेकिन वो ओवर द टाइम जब हम रेफर करेंगे, जब उनका वो आउटकम देखेंगे, तभी वो एक्सेप्टेंस लेवल आ जाएगा। तो कहीं तो शुरू करना है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट इट गेट स्टार्टेड, और धीरे धीरे वो हो जाएगा। पेमेंट की बात करो तो लोगों को ऐसे नहीं लगता है कि हम ऑन्कोलॉजिस्ट को पे करेंगे। पेमेंट के बारे में बेसिकली ये प्रॉब्लम ही हमारी मेंटेलिटी का है कि हम घूमने के लिए पैसे स्पेंड करते हैं, तब हमें नहीं लगता है। लेकिन पेशेंट को वही डॉक्टर का कंसल्टेशन देना होता है, तो वो उनको लगता है। दैट इज बिकॉज वी आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग आवर हेल्थ। हमें लगता है कि हेल्थ फ्री में है, ऐसे नहीं है। तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। ओवर द टाइम पीपल विल एक्सेप्ट, हो जाएगा, बट उसको भी टाइम लगेगा। ठीक। अच्छा, क्योंकि देखिए ये तो स्टैब्लिश फैक्ट है कि अगर मेंटली हम वेल होते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, जिस दिन घर से हम सुबह सुबह अच्छे मूड में निकलते हैं, पूरा दिन अच्छा जाता है, मतलब एक बहुत बहुत छोटा सा, बहुत वेग सा एग्जांपल है। तो मतलब मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल हेल्थ इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम कई बार इग्नोर करते रहते हैं, कि लगता है कि हम उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। लेकिन जब कई बार ये जो चीज़ें हैं, जैसे डीएमएच में भी है या दूसरे अस्पतालों में है, और कई सारे एनजीओज हैं, हमारे यहाँ होती है काउंसलिंग्स।
हम लोग जब तक फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो लोग आते हैं, और कई बार तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्विसेज होती हैं वो भी अवेल करने के लिए लोग नहीं आते हैं, बिकॉज प्रोबेबली दे फील दैट ओके दिस इज लेस इंपॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट। हालांकि वो सफ़र कर रहे होते हैं, कई बार उनको खुद भी नहीं पता होता है। लेकिन उर्वशी जी, क्या आपको लगता है कि अगर इसको मास लेवल पे अगर कोई एक ऐसी आई वुड से स्ट्रैटेजी डिवाइस करी जाए जहाँ पे, जैसे आयुष्मान भारत है फॉर एग्जांपल, कैन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग बी इंक्लूडेड इन दैट? आई डोंट नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट अगर हमें बड़े लेवल पे काम करना है तो हम कैसे कर सकेंगे? हाँ, सी वही बात है विवेक जी की, मतलब अभी भी बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके लिए वी आर स्टिल ग्रैपलिंग विद द बेसिक्स। मतलब उन तक हम कीमोथेरेपी ही बेसिक पहुंचा दें, बेसिक ट्रीटमेंट पहुंचा दें इन अ टाइमली मैनर, इन एन अफोर्डेबल मैनर, इन एन एक्सेसिबल मैनर, विथ क्वालिटी, ये अभी भी हमारे लिए चैलेंज है। सो इट इज डेफिनेटली ट्रू दैट for a lot of such people, मतलब mental health almost feels like a luxury. कि अगर mental health counseling करानी है तो it's almost like कि कोई बड़ी luxurious additional service है, जबकि नहीं होना चाहिए, because obviously mental health is also something which is fundamental. लेकिन unfortunately जब आप अभी भी basics के लिए grapple कर रहे हैं कई जगहों पे और कई लोगों के लिए, तो मेंटल हेल्थ सीम्स लाइक कि अभी तो हमारे बहुत आउट ऑफ रीच है। तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ स्टेप बाय स्टेप थिंग। वी हैव टू एटलीस्ट फर्स्ट एंश्योर कि सबको एक्सेस मिले टू एटलीस्ट द फंडामेंटल बेसिक ट्रीटमेंट, because at the end of the day, of course, it is a disease which has to be treated through whatever different means. But I think we should try and build in eventually and bring it in for as many population groups as we can, and then eventually for everybody, ideally speaking. But like I said, that उसके लिए बहुत चीजों पे काम करना पड़ेगा। मतलब पहले तो वो क्वालिफाइड लोग होने चाहिए। मैं काउंसलिंग को कवर भी कर दूं फाइनेंशियली, लेकिन अगर उसको करने वाले इनफ लोग नहीं है हर जगह देश में, तो फायदा नहीं होगा। So like you cannot work on just demand or just supply. You'll have to work on all sides एक साथ। And I think वो realization लाने के लिए we have to raise a lot of voices, because as I said, it feels like a luxury, but I can say that it is not a luxury at all. It is a bare minimum need actually. It is actually a fundamental need. And मेरे केस में तो जैसे मैं कह सकती हूँ कि my oncologist definitely was very very helpless for a long period of time, because my condition was very bad mentally. Physically तो चलो जो हो रहा था, but mentally my condition was very bad, and I was on the brink of suicide, and so my oncologist was very baffled कि भाई मैं क्या करूं, because he was perhaps not trained, or he had perhaps not seen a patient like me before. And so उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ, and imagine this is somebody like me who is in a city like Delhi, who is going to one of the most affluent kind of private hospitals. तो अगर मेरी ये हालत है, तो आप इमेजिन करिए कि कोई रिमोट एरिया में, रूरल एरिया में बेचारा पेशेंट हो, उसकी क्या सिचुएशन होगी। So I would say that we need to work on all sides. We need to work on firstly legitimizing these kind of fields of work itself. मतलब अगर कोई कहे कि मैं पैलिएटिव केयर फिजिशियन हूं, तो हमें उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि वो है एक प्रॉपर एरिया ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। या कोई कहे कि मैं साइको ऑन्कोलॉजी में स्पेशलाइज करना चाहते हैं, तो we should value that, we should recognize that. So I think it starts in all these areas, and we will need to ensure that we have adequate numbers of people, and then of course we need to ensure that they are skilled, they are distributed across the country, and that we really integrate the physical and the mental aspects
अभी जो ये सेग्रीगेशन होता है कि फिजिकल अलग है, मेंटल अलग है, बहुत ही आर्टिफिशियल और नॉन साइंटिफिक सेग्रीगेशन है. Because frankly, both those aspects, all those aspects are very much integrated in any human being. So I think that is what we need to break away from. But that will need an effort from all of us. मतलब चाहे हम पॉलिसी में बैठे हैं, चाहे पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और तरह के हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, we'll need all voices to come together. जी, तुलसी जी, मेरे दो सवाल हैं एंड थोड़े शायद पर्सनल हो सकते हैं, अगर आपकी इच्छा ना हो तो मत आंसर कीजिएगा. पहली चीज़ तो ये है कि क्या आपने साइकोलॉजिकल हेल्प ली, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की हेल्प ली, बिकॉज यू हैड बीन फेसिंग अ वेरी लाइक जो जो शायद अगर किसी कैंसर के पेशेंट की अगर बात करें तो ये कोई नई चीज़ नहीं है. इट प्रोबेबली वुड बी हैपनिंग विद मोस्ट ऑफ देम. एंड दूसरी चीज, इफ अगर आपने वो हेल्प ली तो मतलब क्या टर्न अराउंड वो जो जिसकी हम बात करते हैं क्या वो सच में है? बिकॉज इन चीजों पे लिव्ड एक्सपीरियंसेस बहुत कम है, बहुत सारे लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं. और जी, तो इसीलिए एक्चुअली मैं करती हूँ इस पे बात जी खुल जी. के, बिकॉज आई फील कि करना चाहिए, एंड आई डोंट फील कि इसमें कोई शर्म की बात है किसी के लिए भी, बिकॉज दिस कैन हैपन टू एनीबडी, एंड इट इज एक्चुअली हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली टू मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड. लेकिन फिर भी फॉर वन रीजन और अनदर वी हेजिटेट टू टॉक अबाउट इट. बट आई वुड से दैट पहले माय ऑन्कोलॉजिस्ट डेफिनेटली he tried to send me to some sort of counselor, or then even a psychologist. And I have previously also gone to therapists or gone to psychologists, even previously in my life, for whenever I've had anxiety, or so, because obviously I come from public health, so I've always been very open to seeking professional help. I have never been averse to it. तो मैं गई उन सेशंस वगैरह में, बट एक्चुअली मुझे उतना हेल्पफुल उस टाइम पे नहीं लगा. एंड देन आई रिमेन्ड इन माय स्टेट, व्हिच वाज अ वेरी बैड स्टेट. बहुत ही सिवियर डिप्रेशन का स्टेट था. तो देन माय डॉक्टर सेड कि देयर विल बी नो ऑप्शन, बट वी विल हैव टू गिव एन एंटी डिप्रेसेंट. तो फिर बल्कि माय ऑन्कोलॉजिस्ट ओनली, उन्होंने ही प्रिस्क्राइब किया. I didn't go to a psychiatrist or anything अलग से, उन्होंने ही प्रिस्क्राइब किया an antidepressant. एंड अब 2022 से मैं ले रही हूँ, तो करीब वो whatever 1.5 साल हो गया है. एंड डेफिनेटली फॉर मी आई वुड से दैट इतनी भी अगर मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो भी है, इट्स ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट. बहुत इश्यूज रहते हैं, फिजिकल चैलेंजेस रहते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं अभी भी, ऑब्वियसली. बट जितनी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आई वुड से थैंक्स टू दैट पिल. तो मेरे लिए तो बहुत फर्क पड़ा. आई नो कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको नहीं इतना असर होता है, एंड देयरफॉर देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल. लेकिन मुझे पर्सनली आई वुड से कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, और मैं इतना भी आपके सामने बात कर पा रही हूँ इज बिकॉज ऑफ दैट ट्रीटमेंट. Lovely. Thank you so much, and a lot of power and prayers for you and everybody who is going through cancer, because बहुत डिफरेंट चीज है ये. लाइक वो बोलते ना कि हिंदी में कहावत है, जाके पाव ना फटी विवाही सो का जाने पीर पर आई. So it's like very customized and very personalized kind of experience that people have to go through, and it affects everybody differently. And yes, कोई सवाल है? जी, स्नेहा जी, आपके लिए एक सवाल है. हाँ बोलिए. स्नेहा जी, जैसे कभी कभी होता है, ऐसे केसेस आते हैं ना कि जैसे घर में एक को कैंसर हुआ है, उनका ट्रीटमेंट लेके 2-2.5 साल हो गया, हस्बैंड को हुआ है या वाइफ को हुआ है, फिर घर में ही अगर हस्बैंड को हुआ है, हस्बैंड एक्सपायर हो गए, फिर वाइफ को आ जाता है कैंसर. तो इसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब तो वो उनको हो गया था, इतना ट्रीटमेंट की वो मतलब खत्म हो गए, अब मैं हूँ, अब मेरा क्या होएगा, फिर मेरे बाद शायद ये मेरे बच्चों को आएगा. ऐसे केसेस को कैसे डील करना चाहिए? देखिए, एक तो एक ही घर में 2 लोगों को होना तो ऑब्वियसली ज्यादा डर बैठ जाता है. बट ऐसे नहीं है कि अगर दूसरे को हुआ तो फिर बाकी भी
बच्चों को घर में या और किसी को होगा, दैट इज जस्ट एन कोइंसिडेंस कि एक ही टाइम पे दोनों जन को हुआ है, मतलब एक ही घर में दोनों जन को हुआ है। सो उनको इस चीज का रियलाइजेशन देना कि ये किसी को भी बीमारी हो सकती है, और एक का अनसक्सेसफुल रहा है तो दूसरे का भी अनसक्सेसफुल रहेगा ट्रीटमेंट, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इट विल टेक टाइम टू हैंडल सच केस, बट इवेंचुअली वो एक्सेप्टेंस आएगा और वो ट्रीटमेंट में आगे पॉजिटिवली मूव ऑन करेंगे। थैंक यू स्नेहा जी। एंड एक्चुअली जो लोग हमें देख रहे हैं और स्पेशली जो लोग मुंबई में रहते हैं, उन सब के लिए एक अच्छी खबर ये है कि एक तो स्पेस जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ पे मिलते ही हैं हर महीने की 15 तारीख को 15 बजे। इसके अलावा भी हर महीने एक मीटिंग हम करते हैं फिजिकल, जो हमारे ऑफिस में होती है गोरेगांव में, एंड जहाँ पे कई सारे जो है कैंसर पेशेंट्स आते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं। जैसे रोशी जी बता रही थी अपनी जर्नी कैसे, मतलब लाइक सी देखिए, लोनलीनेस इज वन थिंग दैट अफेक्ट्स एवरीबडी, एंड स्पेशली हम कभी भी जो है जब लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम में जाते हैं तो ये एक शेल में चले जाते हैं हम, और लाइक फिर वो एक काइंड ऑफ सिचुएशन होती है जहाँ हम बात करना नहीं चाहते किसी से। लेकिन जब हम किसी ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बात करना थोड़ा आसान हो जाता है। सो इन केस अगर आप मुंबई में रहते हैं और अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ स्पेस बाय उर्वशी इसको सर्च कीजिए, या इस मैसेज में चैट बॉक्स में, अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड वी विल ऐड यू इन द कम्युनिटी, एंड यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, जहाँ पे आप फिजिकली और भी अपने जैसे लोगों से मिल सकते हैं, हंस खेल सकते हैं, गाने गा सकते हैं। अभी हमारा 20 मार्च को हमने एक होली का प्रोग्राम रखा है, इसमें बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अपने घर से सामान खाने का बनाकर लाने वाले हैं। इट्स लाइक गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक फन फिल्ड प्रोग्राम। सो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़िए हमसे। एंड या देयर इज अनदर क्वेश्चन दैट हैज कम। यस, ये लिखते हैं कि कैंसर इज अ डेडली डिसीज बट इट अफेक्ट्स वर्सली टू पुअर फैमिलीज, इन सच केस हाउ शुड अ कॉमन मैन डील विद द इलनेस, which institutes provide quick treatment at reasonable cost, please guide। सो अभी देखिए हर्षित जी, जैसा हम लोग ने अभी बात करी है, कैंसर जो है शायद अमीर गरीब नहीं देखता है। कैंसर इज कैंसर, एंड ये पुअर्स को भी उतना ही इम्पैक्ट करता है जितना अमीरों को करता है। एंड रही बात इंस्टीट्यूट्स की, तो कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि आज तो रीजनल कैंसर सेंटर्स भी खुले हुए हैं कई सारे स्टेट्स में, एंड ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक रीजनल कैंसर सेंटर है। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट की बात कर रहे हैं तो प्लीज़ हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए। एंड यस, स्नेहा जी के लिए सवाल है कि कोई स्पेसिफिक कोपिंग स्ट्रेटजी है क्या, या कोई रिलैक्सेशन टेक्निक है क्या? सबसे सिंपल अगर बताऊं तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो कोई भी और कहीं भी कर सकते हैं, और इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है कि बाबा दिन में एक दो बार ही करना है, या उसका ऐसे कुछ नहीं कि खाना खाने के बाद नहीं करना है। और वो बैठे हुए पोजीशन में भी कर सकते हैं, या आप लेट के रिलैक्स होके भी कर सकते हैं। इसका मोटिव ये है कि उसमें हमको बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स और लूज रखनी है, और धीरे धीरे नाक से सांस अंदर लेनी है और मुंह से सांस छोड़नी है। जब ये प्रोसेस होता है उस समय इतना हमें ध्यान देना है कि हमारा पूरा फोकस ब्रीदिंग पे होना चाहिए, और एज फार एज पॉसिबल जो भी दूसरे कोई थॉट्स मन में आ रहे हैं तो ठीक है, वी कैन नॉट स्टॉप आवर थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं। कभी कभी बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं, तो एज फार एज पॉसिबल जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जब भी पीसफुल टाइम है, उस टाइम पे अगर ये करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रह सकता है। उस पूरा फोकस हमें सिर्फ ब्रीदिंग में देना है कि कैसे ये हम ब्रीद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सांस अंदर लेने की और बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया है, इससे काफी रिलैक्स महसूस होता है। या थैंक यू स्नेहा जी। और अगर किसी का कोई सवाल है तो आप हमें चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, स्पेस बाय उर्वशी।
आप फेसबुक पे कम्युनिटी में भी जुड़ सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन उहापो कम्युनिटी. सो बेसिकली द आइडिया इज टू क्रिएट अ कम्युनिटी जहाँ पे हम सारे लोग जो है एक दूसरे की मदद कर सकें और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता कि क्या चीज़ किसके लिए काम करेगी. और जब हमें पता होता है कि भाई सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी उसी परिस्थितियों से गुजरा है, और एक एक रास्ता मिलता है. मतलब जो चीज़ें शायद उर्वशी जी के लिए काम करी हो मेरे लिए ना करें, या किसी और के लिए काम करी हो किसी और के लिए ना करें, लेकिन कम से कम एक ये उम्मीद रहती कि भाई इस डायरेक्शन में भी काम होता है, इन्होंने करा है, तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ. एंड इट हैड बीन अ फैंटास्टिक मीटिंग टुडे. एंड मुझे लगता है कि जैसे उर्वशी जी ने बताया, स्नेहा जी ने बताया, डॉक्टर संपदा ने बताया कि किन किन एरियाज में काम करने की ज़रूरत है. सबसे पहले तो अवेयरनेस पे हमें थोड़ा काम करना है, एंड वील ट्राई एंड वर्क ऑन दैट. एंड इस पे हम और डिस्कशन करते रहेंगे. अगले महीने की 15 तारीख को 15 बजे हम फिर मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे. आप जुड़े रहिए हमारे साथ. मेरा नाम है विवेक शर्मा. आप हैं डॉक्टर संपदा देसाई, उर्वशी प्रसाद जी एंड स्नेहा निगम जी, जो कि एक ऑन्को साइकोलॉजिस्ट हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. Thank you, sir. Thank you for inviting me. थैंक यू Thank डॉक्टर संपदा. Thank you.